हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने मेरी पिछली कक्षा में पढ़ा लोक प्रशासन की प्रकृति। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का क्षेत्र अन्य विषयों की तरह से लोक प्रशासन का भी अपना एक क्षेत्र होता है। जिस तरह से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र होता है, इतिहास का क्षेत्र होता है, भूगोल का क्षेत्र होता है, समाज विज्ञान समाजशास्त्र का क्षेत्र होता है, वैसे राजनीति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? क्षेत्र से तात्पर्य विषय वस्तु से होता है। विषय वस्तु, विषय वस्तु से होता है कि हम कहाँ तक, किस सीमा तक लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकते हैं, किस सीमा तक लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकते हैं। इस सीमा को लेकर, लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि लोक प्रशासन एक विकासशील विषय है, यह निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। यह विकासशील विषय है और यह परिवर्तित होता रहता है। कैसा विषय है? विकासशील है। विकासशील, यह एक अस्थायी नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, पर्यावरण बदलते हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं, देश की परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, वैसे वैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। ये विकासशील विषय है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं और आज हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के उस विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। विभिन्न विद्वान हैं, हर विद्वानों ने अपने अपने तरीके से लोक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन किया है। लोक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन किया है। इसमें पहला जो नाम आता है लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर, वह है लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण को दिया। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण को दिया। किसने दिया? लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण को दिया। लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन के सभी क्षेत्र इसी पोस्ट कॉर्ब में समाहित हैं। पोस्ट कॉर्ब में समाहित हैं। लोक प्रशासन के सभी क्षेत्र किस में समाहित हैं? इसी पोस्ट कॉर्ब में समाहित हैं। लोक प्रशासन का सारा अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। इसका हम विस्तार करते हैं। पी यानी कि पोस्ट कॉर्ब। पी से क्या होता है? प्लानिंग। पी से प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ओ से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का निर्माण करना। यस का तात्पर्य होता है स्टाफिंग यानी कि भर्ती करना, कर्मचारियों की भर्ती करना। और डी से होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन या निदेशन, डायरेक्टिंग होता है। और CO, यह आपस में जुड़ा हुआ शब्द है। CO का तात्पर्य होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। आर का तात्पर्य होता है रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन देना।
वेदन, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। और बी का तात्पर्य होता है बजट। बी का तात्पर्य क्या होता है? बजट बनाना। तो पी, हम कोई भी किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे प्रथम कार्य जो हम लोगों का होता है, हम कोई भी कार्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग, योजना बनाते हैं। किसी भी कार्य को करने के पहले हम योजना बनाते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। हम पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं कि हमें अपने उद्देश्यों में किस प्रकार से सफल होना है और उद्देश्यों में सफल होने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत होती है। तो इसमें हमने योजना बना लिया, फिर योजना बना लिया, योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए संगठन की जरूरत होती है, संगठन के उद्देश्य की जरूरत होती है, संगठन के सिद्धांतों की जरूरत होती है, कार्यों की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है, इन सब की जरूरत होती है। तो अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए हम संगठन, विभिन्न व्यक्तियों को, कर्मचारियों की भर्ती करके, अधिकारियों की भर्ती करके हम एक संगठन तैयार करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और इस संगठन के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारियों की भर्ती करना, विभिन्न कर्मचारी और अधिकारियों की भर्ती करते हैं। कर्मचारी और अधिकारियों की भर्ती करने के पश्चात उनके दायित्व को निर्धारित करते हैं, उनके अधिकार को निर्धारित करते हैं, उनके कर्तव्य को निर्धारित करते हैं, उनके सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं। विभिन्न, यानी कि कर्मचारियों के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं, कार्य करने की मनोकूल दशाओं का निर्माण करते हैं। जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, यदि उनके मनोकूल दशाओं का निर्माण न किया गया तो कार्य करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, फिर आता है चौथा पॉइंट, डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। हमें अधिकारियों की सहायता से कर्मचारियों के मध्य निर्देशन का कार्य करना होता है। हम समय समय पर उनको निर्देश देते हैं कि हमें अपनी योजनाओं को किस तरह से पूरी करनी है और समस्याओं का समाधान कैसे करना है। विभिन्न जो बातें होती हैं, विभिन्न जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए हम निर्देशन देते रहते हैं। यह निर्देशन बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में होता रहता है, उच्च अधिकारियों, यानी कि उच्च अधिकारियों से निम्नस्थ अधिकारियों तक यह निर्देशन चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। जब हम संगठन बनाते हैं तो संगठन को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, और कर्मचारियों की भर्ती करने के पश्चात हम विभिन्न डिपार्टमेंट का निर्माण करते हैं, विभिन्न विभाग का निर्माण करते हैं। तो इन विभिन्न विभागों में जब तक आपस में समन्वय नहीं होगा तब तक प्रशासन कुशल नहीं हो सकता, प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक मिल कारखाना होता है, मिल फैक्ट्री कारखाना होता है, उस कारखाने को चलाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, यानी कि इसमें उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक के कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। भर्ती करने के पश्चात हम संगठन बना लेते हैं, फिर कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों का निर्माण करते हैं, उनके मनोकूल दशाओं का निर्माण, कार्य करने की मनोकूल दशाओं का निर्माण करते हैं, उनके कर्तव्य, अधिकार और दायित्व का निर्माण करते हैं कि किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को कौन कौन से पदभार दिए जाएं। और फिर जो कंपनी का उच्च अधिकारी होता है उसके अधिकार में पूरा निर्देशन होता रहता है। जैसे कि एक जीएम है, जीएम पूरी कंपनी को देखता है, उस जीएम के नेतृत्व में पूरी कंपनी कार्य करती रहती है, प्रोडक्शन करती रहती है। प्रोडक्शन करती रहती है तो उस कंपनी में कार्य करने के लिए विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि लेबर विभाग, श्रम विभाग अलग होता है, लेबर विभाग अलग होता है, और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D विभाग अलग होता है, IR विभाग अलग होता है, HR विभाग अलग होता है। विभिन्न विभाग होते हैं। इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्रों में भी विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि परिवहन विभाग होते हैं, विभिन्न मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों में विभिन्न विभाग होते हैं। तो सारे विभागों में समन्वय जरूरी है।
क्योंकि यदि समन्वय नहीं होगा तो हमें कार्य करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या कार्यों का दोहराव हो सकता है। जैसे कि अगर कार्य करें और ठीक यही कार्य दूसरा विभाग करे तो कार्यों में दोहराव उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कार्यों में दोहराव न हो, इसके लिए जरूरी क्या है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय जरूरी हो। जैसे कि कोई काम मैं भी करूं और वही काम मेरा मित्र भी करे, तो एक ही काम दो लोग करते हैं, तो इससे क्या होगा? समय की बर्बादी होगी, कार्यों में दोहराव होगा। इन सब से बचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को वह कार्य सौंप देते हैं और समन्वय करते हैं, यानी कि अवगत कराते रहते हैं, विभिन्न विभागों को अवगत कराते रहते हैं कि कौन कौन से कार्य संपन्न हो गए हैं। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, जो हम कार्य करते हैं, जो संगठन तैयार होती है, संगठन की रूपरेखा तैयार होती है, संगठन की रूपरेखा तैयार होने के पश्चात उसको हम क्रियान्वित करते हैं। समय समय पर हम प्रतिवेदन देते रहते हैं, अपने उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन देते रहते हैं कि कौन से कार्य हो गए हैं, कौन से कार्य बाकी हैं, या कार्य करने में विभिन्न समस्याओं का किन किन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किन किन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग जरूरी हो जाता है। रिपोर्टिंग के बाद आता है बजटिंग। बी से बजटिंग, यानी कि बजट बनाना। पोस्ट कार्ब बजटिंग यानी कि बजट बनाना। हम विभागों में कार्य करने के लिए हम विभागों का वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करते हैं। वार्षिक आय और व्यय का विवरण तैयार करते हैं। खर्चों और मदों को निर्धारित करते हैं। यानी कि जो बजट होता है हमारा, हम पूरे साल भर का बजट तैयार कर देते हैं। आगामी जो हमारा बजट खर्च हुआ होता है उसका लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं। भविष्य में जो होने वाले खर्चे हैं उनका आकलन हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम आय व्यय का विवरण तैयार कर लेते हैं, विभिन्न खर्चों को तैयार करते हैं, विभिन्न मदों को तैयार करते हैं, और इसी आधार पर संगठन की सफलता टिकी रहती है। तो इस तरह से लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण दिया। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लूथर गुलिक का कहना है कि पूरा लोक प्रशासन इसी हिस्से में आ जाता है, लेकिन लूथर गुलिक ने जो यह दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है यह संकुचित है, यानी कि यह काफी संकुचित है। इसने केवल कौन सा दृष्टिकोण दिया? पोस्ट कार्ब। यह काफी संकुचित है। इसमें सभी लोक प्रशासन के सभी विषय या सभी क्षेत्र समाहित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा है पोकोक दृष्टिकोण। यह पोकोक दृष्टिकोण जो है हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जिस तरह से लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण को दिया, वैसे ही हेनरी फेयोल ने पोकोक दृष्टिकोण उसने प्रतिपादित किया है। इसमें भी पी से क्या होता है? प्लानिंग होता है। पी से प्लानिंग, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और सी से कमांडिंग, और CO से कोऑर्डिनेशन, और C से कंट्रोलिंग, C से कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ING, कंट्रोलिंग। तो इस तरह से लूथर गुलिक ने पोकोक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। उसने किया है। तो इस तरह से हेनरी फेयोल ने पोकोक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। पी से प्लानिंग यानी कि योजना बनाना,
हेनरी फेयोल का कहना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत ये समाहित होता है कि पहले कोई प्रशासक होता है, वह किसी कार्य को करने के लिए योजना बनाता है, योजना बनाने के पश्चात वह संगठन करता है, यानी कि योजना को स्वयं तो अकेले तो वह संपादित नहीं कर सकता है, संचालित नहीं कर सकता है। इसके लिए वह संगठन बनाता है, विभिन्न व्यक्तियों को मिलाकर एक संगठन तैयार करता है, विभिन्न व्यक्तियों को मिलाकर एक संगठन तैयार करता है, और उस संगठन में सबको कार्य और अधिकार वर्णित रहते हैं कि किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं। इसी तरह से वह कमांडिंग यानी कि निर्देश देते रहते हैं। उच्च अधिकारी अपने निम्नस्थ अधिकारी को निर्देश देते रहते हैं। और कोऑर्डिनेशन समन्वय, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित होते रहते हैं, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित होते रहते हैं। और उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारी पर कंट्रोल होता रहता है, उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारी पर कंट्रोल होता रहता है, नियंत्रण करते रहते हैं, वह अपने विभिन्न विभागों पर नियंत्रण करते रहते हैं ताकि कोई अपने सीमा के बाहर न चला जाए, या फिर कोई अपना दायरा यानी कि उसका जो सीमा क्षेत्र है, उसके जो कार्य क्षेत्र हैं, वह किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। तो इस तरह से हेनरी फेयोल ने पोकोक दृष्टिकोण का वर्णन किया है, पोकोक दृष्टिकोण का वर्णन किया है। तीसरा जो आता है, तीसरा क्षेत्र है लोक प्रशासन का, वह है पोल। पोल यह रॉबिन्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, रॉबिन्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। रॉबिन्सन कहता है कि लोक प्रशासन जो है पोल में ही समाहित है, पोल में ही समाहित है। जैसे पी से क्या है, प्लानिंग है, पी से प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है, और यल से क्या है, लीडिंग है, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। ई से क्या है, इवैल्यूएटिंग, यानी कि मूल्यांकन है। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन तैयार करना, योजना को संपादित करने के लिए संगठन तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन तैयार करना। संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह है, अधिकारियों का समूह है, कर्मचारियों का समूह है, अधिकारी और कर्मचारियों का समूह है। लीडिंग यानी कि उसमें एक कुशल नेतृत्व होना चाहिए, संगठन को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए उसमें कुशल नेतृत्व होना चाहिए, कुशल नेतृत्व होना चाहिए। बिना नेतृत्व के हम किसी भी कार्य को या अपने उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व होना चाहिए। जैसे कि भारत का नेतृत्व किसके अधीन है, प्रधानमंत्री मोदी के। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किसके अधीन है, योगी जी के, यानी कि जो हमारे सीएम हैं उनके अधीन है। इसी तरह से कोई संगठन है, कोई विभाग है, तो उस विभाग का एक मुखिया होता है। जैसे कि जो मंत्रालय होते हैं, अगर मंत्रालय में कहीं त्रुटि होती है तो हम मंत्री की गलती मानते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है, परिवहन विभाग है, रेल विभाग है, रेल विभाग में कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, मंत्री की, संबंधित विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी होती है। तो वह नेतृत्व के अधीन सारी योजनाएं संपादित होती रहती हैं। मूल्यांकन, समय समय पर हमें अपने कार्यों का, अपनी योजनाओं का मूल्यांकन होते रहना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं होता है तब तक हम अपने गुण और दोषों से परिचित नहीं हो सकते हैं, गुण और दोषों से परिचित नहीं हो सकते हैं। अब जो चौथी विचारधारा है, पाठ्य विषयक विचारधारा। चौथी विचारधारा पाठ्य विषयक विचारधारा। यह विचारधारा यह मानती है, पाठ्य विषयक विचारधारा, यह विचारधारा यह मानती है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जैसा कि पोस्टकॉर्ब, पोकोक और पोल, यह बहुत संकुचित है, बहुत छोटा सा है। इसमें वर्तमान समय में लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, नए नए विषय आते जा रहे हैं। ऐसे में हम केवल पोस्टकॉर्ब, पोकोक और पोल को लेकर हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में हम लोक प्रशासन को लागू नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह जो लोक प्रशासन होता है यह एक सार्वजनिक, यह जीवन के सभी अंगों तक समाहित है, सभी भागों तक समाहित है, सभी क्षेत्रों तक समाहित है। इसीलिए लेविश मेरियम ने लोक प्रशासन को, लेविश मेरियम ने लोक प्रशासन को कैंची के दो फलकों की भांति कहा है, कैंची के दो फलकों की
भांति कहा है। ये दो फलक है, यानी कि कैंची के दो फलकों की बात कहा है। कैंची के दो फलक क्या है? कैंची के दो फलक हैं, यानी कि एक जो होता है विषय होता है, दूसरा जो होती है तकनीकी होती है। तकनीकी विषय और तकनीकी। लेविस मेरियम ने कहा है कि लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों की भांति है, जिसमें कि एक विषय है और दूसरा तकनीकी है। यानी कि विषय का यदि ज्ञान है, यदि विषय का ज्ञान है तो हम तकनीक के सहारे अपने उद्देश्यों में यानी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि हमें विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। तकनीक का भले ज्ञान न हो, लेकिन विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम क्षेत्रों में किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। यह पाठ्य विषय विचारधारा यह कहती है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वह केवल कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन है। यानी कि सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यानी कि कार्यपालिका जो कार्य संपादित करती है वह भी प्रशासन की परिधि में आता है। व्यवस्थापिका जो नीतियां बनाती हैं वह भी प्रशासन की परिधि में आता है। न्यायपालिका में जो न्याय संबंधी कार्य किए जाते हैं वह भी प्रशासन की परिधि में आता है। इसके अलावा जवाबदेही का हम अध्ययन करते हैं कि कार्यपालिका का जनता के प्रति उत्तरदायी क्या है, व्यवस्थापिका का जनता के प्रति उत्तरदायी क्या है। यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जनता के प्रति उत्तरदायी क्या है। न्यायपालिका का जनता के प्रति कर्तव्य क्या है। हम कभी कभी देखते हैं कि जनहित याचिकाएं न्यायपालिका में दायर की जाती हैं और न्यायपालिका सरकार को आदेश करती है कि वह अमुक कार्य संपादित करे, और सरकार उस कार्य को संपादित करती है। यानी कि जब कहीं प्रशासन में त्रुटि हो जाती है तो न्यायपालिका उस त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करती है। तो जो लोक प्रशासन है वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के सभी कार्यों का अध्ययन है, साथ ही उनका जनता के प्रति कर्तव्य, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि लोक प्रशासन का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रशासक का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है। इसके अलावा हम लोक प्रशासन के क्षेत्रों को और शीर्षकों में समझ सकते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्रों को और शीर्षकों में समझ सकते हैं। जैसे पहला है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को और शीर्षकों में समझ सकते हैं। पहला है कि लोक प्रशासन जो है वह सरकार के क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन जो है सरकार के क्या और कैसे से है। जैसे कि फिफनर, इसमें फिफनर कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से होता है। क्या का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो गया? फिर विषय वस्तु, यानी कि विषय का ज्ञान, उनके पास प्रशासन करने का कितना ज्ञान है। कैसे का मतलब हो गया तकनीकी, कार्य करने के तरीके, यानी कि तरीके या तकनीकी। तो इस तरह से फिफनर कहते हैं कि लोक प्रशासन इस बात का अध्ययन करता है कि सरकार क्या कार्य करती है और वह कैसे कार्य करती है। क्या कार्य करती है, यानी कि क्या में बहुत सारी कार्य आ जाते हैं, जैसे कि जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, सफाई संबंधी और खेल कूद संबंधी, निर्माण संबंधी, सड़क कार्य, बीमा संबंधी कार्य। ये सारे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य हैं सब सरकार की परिधि में आ जाते हैं। और सरकार इन्हीं कार्यों को कैसे करती है, मतलब तकनीकी किस प्रकार के तरीके अपनाती है। इन तकनीकों का अध्ययन हम करते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत।
फिफनर ने ये जो फिफनर है, यह फिफनर ने इस लोक प्रशासन के क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित किया है। 4 वर्गों में विभाजित किया है। लोक प्रशासन को कितने वर्गों में विभाजित किया है? क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित किया है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो उसमें पहला है, लोक प्रशासन जो है वह सरकार इस बात का अध्ययन करता है कि सरकार क्या करती है। सरकार क्या करती है। लोक प्रशासन इस बात का अध्ययन करता है कि सरकार क्या करती है, यानी कि सरकार क्या करती, कौन कौन से कार्यों को करती है, हम इस बात का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है कर्मचारी वर्ग का संगठन। कर्मचारी वर्ग का संगठन। सरकार अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भर्ती करती है। भर्ती करने के पश्चात उनका प्रशिक्षण देती है, पदोन्नति करती है, उनके कर्तव्य और अधिकार सुनिश्चित करती है, उनके कार्य करने के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करती है, वातावरण का निर्माण करती है, यानी कि वह कर्मचारी वर्ग का संगठन करती है और जिसके माध्यम से योजनाओं को संपादित किए जाते हैं, अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा तीसरा जो है वह प्रशासन, यानी कि सरकार जो होती है प्रशासन का अध्ययन हम करते हैं। तीसरा क्या है? प्रशासन का अध्ययन करते हैं। प्रशासकीय कार्य कौन कौन से होते हैं? प्रशासकीय कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रशासकीय कार्यों में क्या हो गया, प्रशासन में प्रशासन करने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? जैसे नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, कुछ कर्तव्य उनको दिए जाने चाहिए, अधिकार दिए जाने चाहिए, उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए, उत्तरदायित्व और निर्देशन, इन सब का अध्ययन कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। यानी कि प्रशासन के अंतर्गत इन सब का हम अध्ययन करते हैं। प्रशासन के अंतर्गत इन सब का अध्ययन हम करते हैं। चौथा पॉइंट है कि प्रशासकीय नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। फिफनर कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। लोक प्रशासन में नियंत्रण कैसे किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है, जनता के ऊपर कैसे किया जाता है, और विभिन्न जो घटनाएं घटित होती हैं उस घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासक के द्वारा नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि दंगा है, भीड़ है, प्रदर्शन है, हड़ताल है, युद्ध है, इन सब के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो फिफनर के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकार के क्या और कैसे से है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जो लोक प्रशासन होता है वह कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। कार्यपालिका कितनी क्रियाशील है, कार्यपालिका के क्रियाशीलता का अध्ययन। कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने भी सभी असैनिक सेवाएं होती हैं, कार्यपालिका के पास कौन सी सेवाएं होती हैं? असैनिक सेवाएं होती हैं। उन सभी असैनिक सेवाओं का हम अध्ययन किस में करते हैं? इस प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। कार्यपालिका जो कार्य करती है, यानी कि नीति निर्माण से लेके नीतियों के क्रियान्वयन तक और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने तक जितने भी उसके कार्य होते हैं, सभी कार्यों का अध्ययन हम करते हैं। तीसरा है संगठन की समस्याओं का अध्ययन। संगठन की समस्याओं का अध्ययन। हम लोक प्रशासन के अंतर्गत, चूंकि लोक प्रशासन जो है वह उसका आधार ही संगठन है, बिना संगठन के हम प्रशासन कर नहीं सकते हैं। तो संगठन की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उनको कार्य करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संगठन को कार्य करने के लिए कौन कौन से अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन हम लोक प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। चौथा पॉइंट
पदाधिकारियों की समस्याओं का अध्ययन, पदाधिकारियों के समस्याओं का अध्ययन, पदाधिकारियों की समस्याओं का अध्ययन। हम संगठन के अंतर्गत हम भर्ती करते हैं, कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न उच्च पदाधिकारियों की भर्ती करते हैं। तो उन पदाधिकारियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके कार्य करने की समझ कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, विभिन्न हम देखते हैं कि पदाधिकारियों के समझ नई नई समस्याएं आती रहती हैं, उनको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी क्षेत्र में कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने का, समस्याओं का समाधान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। यानी पदाधिकारियों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का अध्ययन हम लोक प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। पांचवा है सामान्य प्रशासन का अध्ययन। सामान्य प्रशासन, यह सामान्य प्रशासन क्या है? जो छोटे मोटे निचले स्तर के प्रशासन होते हैं, उन प्रशासन का अध्ययन करते हैं। जैसे कि नीतियां बनाना, नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना या नीतियों का निर्धारण करना, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? प्रशासन के अंतर्गत करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत करते हैं। छठा पॉइंट है प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन। जो प्रशासकीय उत्तरदायित्व होते हैं, उस प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन करते हैं। प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन। हम देखते हैं कि प्रशासन में विभिन्न व्यक्तियों के जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, विभिन्न कर्मचारी होते हैं, उन अधिकारी और कर्मचारियों को विभिन्न अधिकार कर्तव्य दिए होते हैं, अधिकार और कर्तव्य और दायित्व दिए होते हैं। उन सभी दायित्वों का अध्ययन हम करते हैं कि किस अधिकारी को कौन कौन से दायित्व मिले हुए हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि डीएम के पास क्या दायित्व हैं, डीएम के पास क्या दायित्व हैं, एसपी के पास क्या दायित्व हैं। इसी तरह से जितने भी असैनिक सेवाएं हैं, उन असैनिक सेवाओं में जितने भी उच्च स्तर के पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके हम दायित्वों का अध्ययन करते हैं। इस लोक प्रशासन में उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मानवीय तत्वों का अध्ययन। मानवीय तत्वों का अध्ययन हम देखते हैं कि लोक प्रशासन जो है यह मनुष्यों का अध्ययन है। क्योंकि मनुष्य ही प्रशासक होता है और मनुष्य ही मनुष्यों के ऊपर प्रशासन करता है। तो हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। मनुष्य के पास जब प्रशासन संबंधी अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, तो वह किस प्रकार का आचरण करता है। तो इस तरह से मनुष्य के व्यवहारों का, राजनीतिक व्यवहारों का, प्रशासकीय व्यवहारों का हम अध्ययन इस लोक प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। फैलिक्स ये निग्रो ने लोक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन किया है। फैलिक्स निग्रो ने लोक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन किया है अपने पुस्तक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आधुनिक लोक प्रशासन के अंतर्गत। उसने कई लोक प्रशासन के कई क्षेत्रों से हम लोगों को परिचय कराया है। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैलिक्स निग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो कार्य होता है, यानी कि लोक प्रशासन के जो क्षेत्र के अंतर्गत होता है, वह सभी सहकारी वर्गीय प्रयत्न जितने भी, यानी कि सरकार के साथ साथ जितने भी अंग होते हैं, उसके समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन सबका कार्य हम किस में लेते हैं? लोक प्रशासन के अंतर्गत लेते हैं। फैलिक्स निग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों विभागों का अध्ययन करते हैं, तीनों शाखाओं का अध्ययन करते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
पालिका, न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन करते हैं, सरकार के सभी शाखाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो भी प्रशासन होता है वह कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कार्यपालिका प्रशासन करने के लिए कुछ नीतियों को अपनाती है, वह नियम बनाती है, और यह नीतियां और नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका जो होती है ये समन्वयकारी कार्य करती है, संविधान का संरक्षक होती है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है, और यह देखती रहती है कि प्रशासन जो सरकार के द्वारा प्रशासन किया जा रहा है उसमें वह जन कल्याणकारी है कि नहीं, नीतियां जन कल्याणकारी है कि नहीं, सरकार के कार्य जन कल्याणकारी है कि नहीं, उससे अधिकांश लोग लाभान्वित होते हैं कि नहीं, कहीं नीतियां या कहीं वह कार्य किसी विशेष पक्ष विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर तो नहीं बनाया गया। तो न्यायपालिका भी एक वॉचमैन का कार्य करती रहती है। तीसरा है नीति निर्माण। तीसरा क्या है? नीति निर्माण। नीति निर्माण का अध्ययन, जो लोक प्रशासन है वह नीति निर्माण का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है, नीति निर्माण का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है। फिर फेलिक्स निग्रो कहते हैं, चौथा पॉइंट बताते हैं कि यह नीति प्रशासन का अध्ययन है। नीति प्रशासन यानी नीतियों के द्वारा कैसे हम प्रशासन करते हैं, नीति प्रशासन का अध्ययन है, नीति प्रशासन का अध्ययन है। तो इस तरह से फेलिक्स निग्रो विभिन्न क्षेत्रों को बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत, जिस सीमा के अंतर्गत हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकते हैं। अभी ये देखिए, पहला पॉइंट क्या है? सहकारी वर्गीय प्रयत्न है। दूसरा है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों शाखाओं का अध्ययन है। और तीसरा पॉइंट क्या है? नीति निर्माण का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है, यानी कि राजनीति में जो भी विभिन्न कार्य होते हैं सारे कार्यों का अध्ययन हम लोक प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से नीति प्रशासन का अध्ययन है, नीतियां कैसे बनती है, नियम निर्माण कैसे होते हैं, नीतियों को बनाने के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं, नीतियां कहाँ से आती हैं और नीतियां कैसे पारित होती हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वह मानवीय तत्व है। लोक प्रशासन के अंतर्गत हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन में मानवीय तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यही प्रमुख है। लोक प्रशासन जो है मनुष्यों का ही अध्ययन है, मनुष्यों का ही शास्त्र है, यह मानवीय शास्त्र है, यह सामाजिक शास्त्र है, यह मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मनुष्य ही प्रशासक होता है और मनुष्य ही प्रशासित होता है, मनुष्य ही प्रशासक होता है और मनुष्य ही प्रशासित होता है। तो इस तरह से यह मानवीय तत्वों का अध्ययन, मानवीय तत्वों का अध्ययन है, मानवीय तत्वों का अध्ययन है। छठा पॉइंट है, देखिए छठा पॉइंट जो है यह सभी सेवाओं का अध्ययन है, सभी सेवाओं का अध्ययन है, विभिन्न सेवाओं का अध्ययन है, विभिन्न सेवाओं का अध्ययन है, विभिन्न सेवाओं का अध्ययन है। लोक प्रशासन जो है वह विभिन्न सेवाओं का अध्ययन है। जैसे कि सरकार नीतियां बनाती है तो वह व्यक्तियों के माध्यम से, विभिन्न वर्गों के माध्यम से, विभिन्न समूहों के माध्यम से वह सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करती है, वह सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। जैसे कि वृद्धावस्था में पेंशन, विकलांगों के लिए, स्त्रियों के लिए, विधवाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध सरकार बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क लोक निर्माण के क्षेत्र में, यानी कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, बेकारी के क्षेत्र में, भूखमरी के क्षेत्र में, बीमा संबंधी कार्य, ये सब कार्य, ये सभी सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा प्रदान की जाती हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से यह विभिन्न सेवाओं का अध्ययन है, विभिन्न सेवाओं का अध्ययन है, और विभिन्न व्यक्ति का संबंध, राज्य और राज्य का संबंध है, और व्यक्ति और प्रशासन के बीच जो संबंध होते हैं उन सबका अध्ययन हम करते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन एक व्यापक विषय है, लोक प्रशासन जो है एक व्यापक विषय है, और इसमें कार्यपालिका से लेकर व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से लेकर सभी क्षेत्रों को समाहित कर लिया जाता है। यानी कि यह स्थानीय, चाहे वह विषय स्थानीय स्तर के हों, चाहे प्रादेशिक स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, नीति निर्माण के क्रियान्वयन में जो भी विषय हैं वह सब लोक प्रशासन में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से लोक प्रशासन एक बहुत व्यापक विषय है, इसके क्षेत्र व्यापक है,
यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। आज लोक प्रशासन का स्वरूप कुछ और है, कल लोक प्रशासन का स्वरूप कुछ और होगा, क्योंकि समय, परिस्थितियां, पर्यावरण बदलते रहते हैं, विभिन्न नए नए क्षेत्र आते रहते हैं, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र बदलता रहता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन हम मनुष्य के हर क्षेत्र में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जितने भी कार्य हैं, सभी कार्यों को हम लोक प्रशासन के क्षेत्र में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, यह लोक प्रशासन का क्षेत्र रहा। अब मेरा इसके पश्चात जो वीडियो होगा वह होगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, यानी कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।